जीआईएस और ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं जो अमूमन पूछे जाते हैं। जीआईएस का मतलब होता है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, और कई सवाल जो होते हैं वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है क्योंकि ज्योग्राफी ही इसमें आती है। और जियो का मतलब होता है अर्थ। जहां भी आप जियो देखें इसका मतलब होता है अर्थ। पहला सवाल है रास्टर डेटा क्या होता है। रास्टर डेटा, अगर आप मैट्रिक्स एक ऐसे समझे जिसमें अलग अलग सेल्स हो और हर एक सेल को हम कहें पिक्चर एलिमेंट, तो रास्टर डेटा या रास्टर कंसिस्ट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ सेल्स, जिसमें मैट्रिक्स है, रो और कॉलम है, सेल्स है इसमें, और जहां पर हर एक सेल के पास कोई वैल्यू होती है। जैसे इमेज लेंगे तो यहां पर आपको ब्राइटनेस वैल्यू हो जाएगी या इंटेंसिटी वैल्यू हो जाएगी, डीएन वैल्यूज डिजिटल नंबर्स होंगे। अगर आप बोलते हैं कि मेरे पास डीईएम है, डिजिटल एलिवेशन मॉडल है, तो यहाँ पर हाइट वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से अलग अलग रास्टर डेटा होता है। रास्टर जैसे एरियल फोटोग्राफ, इमेजरी है, डिजिटल पिक्चर्स है, स्कैन मैप है। तो रिप्रेजेंटेशन है वर्ल्ड का जब आप सरफेस को डिवाइड करते हैं रेगुलर ग्रिड ऑफ सेल्स में, और उसके नीचे जो वैल्यू आ रही है जो भी सरफेस की है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पर डेटा या जो वैल्यूज हैं वो वेरी कर रही है कंटिन्यूसली, वहां पर रास्टर मॉडल बहुत उपयोगी है। वेक्टर डेटा क्या होता है फिर? रास्टर तो आपने देख लिया कि मैंने रिप्रेजेंट किया इसको इस तरीके से, यहां पर वैल्यूज है और ये रेगुलर ग्रिड स्ट्रक्चर है, मैट्रिक्स फॉर्म में है, रोज और कॉलम फॉर्म में है। अब अगर मुझे एक नदी रिप्रेजेंट करनी है, रोड रिप्रेजेंट करना है, मुझे एक पॉन्ड या फिर एक कह सकते हैं लेक रिप्रेजेंट करना है, तालाब, तब मैं क्या करूंगा? उसके लिए मुझे पॉइंट, लाइन और पॉलीगन रिप्रेजेंट करना है। तो एक वेक्टर फॉर्मेट ऐसा होता है जो जिसमें ज्योमेट्री होती है। अगर कोई एक लाइन होगी ना तो ये लाइन के कोऑर्डिनेट होंगे, यानी कि लाइन दिखाई देगी बैकग्राउंड में इसके, इस इमेज फॉर्मेट में या वेक्टर फॉर्मेट में इस लाइन के कोऑर्डिनेट होंगे। तो पॉलीगन हो सकता है, लाइन हो सकता है, पॉइंट हो सकता है। वेक्टर मॉडल काफी यूजफुल है अगर आप स्टोर करना चाहते हैं कोई डिस्क्रीट बाउंड्री, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई कंट्री बॉर्डर करना चाहते हैं, कोई लैंड पार्सल्स करना चाहते हैं, स्ट्रीट्स दिखाना चाहते हैं, वहां पर आप वेक्टर डेटा का यूज करेंगे। केएमएल क्या है? की होल मार्कअप लैंग्वेज। केएमएल एक फाइल फॉर्मेट है जो यूज होती है ग्राफिक डाटा को डिस्प्ले करने के लिए किसी भी अर्थ ब्राउजर में, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए बनाई गई थी, वो है गूगल अर्थ। केएमएल एक टैग बेस्ड स्ट्रक्चर है नेस्टेड एलिमेंट्स का, और इसमें एट्रीब्यूट होते हैं और वो सारे की सारी जो चीजें हैं वो बेस्ड होती है एक्सएमएल स्टैंडर्ड पे, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। केएमएल एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट केएमएल की बात है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा? ओपन जियो स्पेशल कंसोर्शियम। ये इसकी यूएसपी है। केएमएल किसी कंपनी द्वारा बनाई नहीं गई है, बाकायदा जिसने भी बनाया हो, चाहे वो की होल आईएनसी ने बनाया था, इनकॉर्पोरेशन ने बेसिकली, फिर इसको गूगल ने ले लिया। लेकिन जो मेन इसका यूएसपी है वो ये है कि जियो स्पेशल कंसोर्शियम ओजीसी का ये स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, वो ओजीसी। तो की होल मार्कअप लैंग्वेज एक एक्सएमएल नोटेशन है एक्सप्रेस करने के लिए ग्राफिक एनोटेशन को, विजुअलाइजेशन को इंटरनेट या 2D मैप्स में और 3D अर्थ ब्राउजर में। तो केएमएल को डेवलप, जैसे बताया था कि इसलिए यूज किया गया, बनाया गया था कि वो गूगल अर्थ में यूज हो सके। और इसको हम पहले बोलते थे गूगल अर्थ को की होल अर्थ व्यूअर। फिर इसको एक्वायर कर लिया गूगल ने 2004 में। तब से ये ओजीसी, ओपन जियो स्पेशल कंसोर्शियम बन गया, का स्टैंडर्ड बन गया। और गूगल अर्थ ये पहला प्रोग्राम था जो केएमएल को दिखा सकता था, लेकिन अब बहुत सारे, बल्कि मोस्ट, क्योंकि ओजीसी का स्टैंडर्ड है, तो मैक्सिमम जितने भी आपके जीआईएस सॉफ्टवेयर हैं या जीआईएस यूटिलिटी एप्लीकेशन टूल्स हैं, वो सब केएमएल को मैनेज और हैंडल करते हैं। ओपन लेयर्स क्या है? ओपन लेयर्स, ध्यान दीजिएगा, 2-4 चीजें बताऊंगा इसमें। पहले तो ये ओपन सोर्स है, बीएसडी लाइसेंस के अंडर में है। जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, किस लिए है? मैप को डिस्प्ले करने के लिए वेब ब्राउजर में। वेब ब्राउजर में मैप को डिस्प्ले करने के लिए जावास्क्रिप्ट की ओपन सोर्स लाइब्रेरी है ओपन लेयर्स। ये एक एपीआई है, यानी कि एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिससे आप वेब बेस्ड ज्योग्राफिक एप्लीकेशन बना सकते हैं, जैसे गूगल मैप्स और बिंग मैप जैसे बनते हैं, वैसे आप बना सकते हैं अपना एप्लीकेशन। डिजिटल एलिवेशन मॉडल क्या है? डिजिटल एलिवेशन मॉडल डीएम, आपको रास्टर याद होगा, अभी हमने डिस्कस किया। इस जगह पे अगर आप डिजिटल वैल्यू की जगह
यानी कि कोई भी इमेज की वैल्यू देने की जगह अगर आप यहाँ पर एक हाइट की वैल्यू दें, एलिवेशन वैल्यू दें, तो वो डिजिटल एलिवेशन मॉडल कहलाता है। अब डिजिटल एलिवेशन मॉडल को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं मेनली। एक तो आपका ये रेगुलर ग्रिड स्ट्रक्चर है जो मैट्रिक्स फॉर्म में है, और दूसरा आपका है TIN, ट्राइंगुलर इरेगुलर नेटवर्क, जिसमें हमारे पास कम पॉइंट होते हैं तो टिन यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि पॉइंट है तो जैसे ये पॉइंट है तो इससे ट्राइंगल बना देते हैं, इस तरीके से तो ट्राइंगल बन जाता है इस तरीके से। तो डिजिटल एलिवेशन मॉडल एक डिजिटल डीएम एक डिजिटल मॉडल है, 3D रिप्रेजेंटेशन है टेरेन के सरफेस का। अर्थ, मून, एस्टेरॉइड उसके लिए यूज होता है, और साथ में आपके टेरेन का एलिवेशन हाइट दिखाता है। बेस मैप क्या है? बेस मैप का मतलब होता है जब भी आप कुछ काम करने जा रहे हैं तो आपको एक बेस मैप चाहिए होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक आपको जब एग्जाम देने जाते हैं आप, तो आप जब आंसर शीट में लिखते हैं तो उसके नीचे आपका एक पैड होता है। वो जो पैड होता है इस पर आप क्लिप लगी होती है, उस पर लगते हैं, फिर यहाँ आराम से लिखते हैं, ताकि आपका पेन जो है वो जो टेबल है पेपर और के बीच में कुछ ऐसे ही हार्ड चीज आ जाए कि पेन जो है सीधा लकड़ी में जाके ना घुसे, तो उससे पेज ना फटे आपका। बिल्कुल इसी तरीके से जब भी कोई काम करना चाहते हैं तो हमें एक बेस मैप चाहिए होता है जिसके ऊपर हम काम करें। बिल्कुल बेस मैप यही है, ये एक रेफरेंस इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर आप अलग अलग जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कार्टोग्राफर अपने हिसाब से डाल सकता है ताकि वो अपनी चीजों को कम्युनिकेट कर सके। एस्टर क्या है? एस्टर है ये टेरा सैटेलाइट का एक सेंसर है, एडवांस स्पेसबॉर्न थर्मल एमिशन रिफ्लेक्शन रेडियोमीटर। देखिए, एडवांस्ड स्पेसबॉर्न थर्मल एमिशन एंड रिफ्लेक्शन रेडियोमीटर। एस्टर ये एक इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट है टेरा सैटेलाइट पे। ये जो सैटेलाइट है ये फ्लैगशिप था किसके बीच में? नासा और जापान के बीच में, जापान स्पेस सिस्टम्स, और इसमें साथ में जापान की मेटी मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री भी जुड़ी हुई थी। तो एस्टर काफी, देखिए एस्टर बड़ा वेरी करता है आपके। एक तो ये 15 बैंड में आपको इमेज देता है, 0.76 से लेकर 0.86 का जो है ये एक जो रेंज है VNIR का उस रेंज की इमेजेस लेके करीबन 13 बिलियन इमेज लेके पूरे वर्ल्ड का GDM बना दिया, ग्लोबल DEM। तो एस्टर आपके मैप इसको इसलिए बनाया गया था ताकि आप डिटेल मैप बना सके लैंड सरफेस टेम्परेचर का, रिफ्लेक्टेंस का, एलिवेशन का। तो ये एक इंटीग्रेटेड स्टडी थी, और जो असली इसका नाम हो वो इस कारण से हुआ कि उसने पूरे अर्थ का 99% माने 84 से लेकर 83 लैटिट्यूड तक पूरा का पूरा कवरेज दिया, GDM ग्लोबल DEM, और उसका रेजोल्यूशन था 30 मीटर हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन। WebGL क्या है? जावास्क्रिप्ट का बड़ा नाम है। जावास्क्रिप्ट के बारे में काफी सुना हमने कि अभी हमने ओपन लेयर्स देखा, वो भी जावास्क्रिप्ट API है। WebGL भी एक जावास्क्रिप्ट API है। WebGL का मतलब होता है वेब ग्राफिक लाइब्रेरी। ये एक जावास्क्रिप्ट API है ताकि आप 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स और 2D ग्राफिक्स को रेंडर कर सकें किसी भी वेब ब्राउजर में बगैर किसी प्लगइन के। सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई आपको फ्लैश वगैरह या कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहिए जो आपको ब्राउजर में जरूरत है। आपका ये एक जावास्क्रिप्ट API है, इसको यूज करिए और 3D रेंडरिंग करिए अपने ब्राउजर में। बहुत बड़ी बात है, कोई किसी ने नहीं सोचा था कि वेब ब्राउजर में आप 3D दिखा सकते हैं, क्योंकि सिस्टम पे कंप्यूटर पे ही बड़ी मुश्किल से चलती थी 3D। WebGL इंटीग्रेटेड है जितने भी वेब स्टैंडर्ड्स हैं ब्राउजर के, और ये GPU एक्सेलरेशन, मतलब जो आपकी प्रोसेसिंग होती है वो सीधा GPU पे जाके होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि GPU से डायरेक्ट डील करता है WebGL, क्योंकि ये किसका प्रोडक्ट है? ये आया है OpenGL से। क्या हुआ था कि जो एम्बेडेड सिस्टम छोटे होते हैं, OpenGL एक थोड़ी सी हैवी लाइब्रेरी थी, तो उसके लिए क्या किया गया कि ऐसा है कि OpenGL को थोड़ा हल्का किया जाए, तो OpenGL ES बनाया गया एम्बेडेड सिस्टम के लिए OpenGL। बस ये हल्का बन गया, इसी का उपयोग करके WebGL बना दिया गया। तो WebGL का मतलब ये है कि वो एक OpenGL का ही प्रारूप है, थोड़ा सा एफिशिएंसी वाइज, परफॉर्मेंस वाइज और बढ़िया है, यानी कि फास्ट है।
तो अब आप अपना वेब ब्राउजर यूज करिए, सीधा HTML कैनवस में जाइए, HTML5 में आपको कैनवस मिलता है, सीधा वहां पर 3D दिखा देंगे बगैर किसी प्लगइन के। तो जावास्क्रिप्ट में है ये, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है ये, और इसमें जो शेडर कोड है वो डायरेक्ट सीधा जाके कंप्यूटर के GPU पे चलते हैं। डिस्टेंस, ऑल्टीट्यूड और एजीमुथ क्या है? अब देखिए ये एक हैवर्शाइन फॉर्मूला है। वैसे अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो अगर आप ग्रेट सर्कल डिस्टेंस देखना चाहते हैं, यानी कर्व्ड पे क्या डिस्टेंस होगा इन दोनों पॉइंट का, तो उसके लिए आप डिस्टेंस, जो ग्रेट सर्कल डिस्टेंस है, वो दो तरीके से नाप सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि एक दूरी जो है उसके हिसाब से नाप सकते हैं, और अगर आपकी दूरी कम है, जैसे 10 किलोमीटर से कम है, तो सबसे बढ़िया है हैवर्शाइन फॉर्मूला। हैवर्शाइन फॉर्मूला इस तरीके से दिया जाता है। इसमें ए, पहले देखिए D = R/C है, R इसमें रेडियस ऑफ अर्थ है जिसको हम लेते हैं 6371 किलोमीटर। C आप कहां से निकालेंगे? यहां से। और A कहां से आया? A होता है साइन स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। इसमें जो फाई है वो लैटिट्यूड है, लैम्डा लॉन्गिट्यूड है। फाई 1 फाई 2 एक पॉइंट के, लैम्डा 1 लैम्डा 2 दूसरे पॉइंट के। तो इन दोनों को यूज करके A निकालेंगे, फिर C निकालेंगे, फिर इसमें रख देंगे आपका हैवर्शाइन से ये आ जाए डिस्टेंस। ऑल्टीट्यूड एलिवेशन अगर आपको निकालना है तो ऑल्टीट्यूड एलिवेशन क्या होता है कि जितना हॉरिजन से आपका ऑब्जेक्ट ऊपर दिख रहा है, ये तो एंगल, ये वाला एंगल है, ये इसको इस तरीके से मेजर करते हैं। उसको कैसे निकालते हैं? 180 बाई पाई एलिवेशन ऑफ 2 माइनस एलिवेशन ऑफ 1। इसका एलिवेशन मान लीजिए E एलिवेशन 2 है, इसका एलिवेशन 1 है। एलिवेशन 2 माइनस एलिवेशन 1 बाई D, जो इनके बीच में डिस्टेंस है, और आपका D बाई 2R, 2R जो है R रेडियस है। तो D जो है वो दो पीक्स के बीच में, मान लीजिए अगर आप इस तरीके से बात कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में अगर आपको एलिवेशन निकालना है तो कैसे निकलेगा? वो आप सीधा ये एलिवेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। एजीमुथ क्या है? एजीमुथ को हम बेयरिंग भी कहते हैं। इसका मतलब है ट्रू नॉर्थ से क्या, ट्रू नॉर्थ से आपका कितना एंगल है। तो मान लीजिए ये ट्रू नॉर्थ है, तो अगर आप यहां पर हैं इस जगह पे, ये ट्रू नॉर्थ है, तो आपका ये एंगल जो होगा, ये एंगल, अगर आप यहां पर हैं कहीं खड़े तो आपका यहां से ट्रू नॉर्थ से पूरा ये एंगल, आप यहां पर कहीं खड़े हैं तो यहां से ये एंगल ही नापा जाएगा, पूरा यहां से यहां तक नापा जाएगा ऐसे। तो इसे हम कहते हैं एजीमुथ या बेयरिंग। ऑल्टीट्यूड तो आपने समझ लिया। ऑल्टीट्यूड या एलिवेशन ऐसे होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन से जितना ऊपर दिख रहा है। एजीमुथ निकालने का बहुत ही इजी तरीका है, A tan 2 लेते हैं क्योंकि इसमें 4 क्वाड्रेंट है, चारों क्वाड्रेंट को दिखाने के लिए। इसमें आप A tan मत लीजिएगा कभी भी प्रोग्रामिंग में, A tan 2 लेंगे। साइन डेल्टा लैम्डा कॉस फाई 2 कॉमा, ये कॉमा है मतलब दो चीजें हैं इसमें, और ये दूसरी वैल्यू है कॉस फाई 1 साइन फाई 2 मैंने साइन फाई 1 कॉस फाई 2 डेल्टा लैम्डा। तो अगला क्वेश्चन है आपका ओपन स्ट्रीट मैप क्या है? ओपन स्ट्रीट मैप नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा मैप, और शुरुआत हुई थी स्ट्रीट मैप से, ओपन है, सबके लिए ओपन है। ये एक कंपनी लिमिटेड गारंटी है जो रजिस्टर्ड है इंग्लैंड और वेल्स में। ये एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जिसका मेन एम है कि कोई भी कहीं भी आपके जियो स्पेशल डेटा को रीयूज कर सके। ये क्लोजली ओपन स्ट्रीट मैप से कनेक्टेड है और आपको यहाँ पर डेटा मिलता है, आप अपना डेटा बना सकते हैं अपने एरिया का, और वो जो आप डेटा बनाएंगे वो कोई भी यूज कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वांटम जीआईएस क्या है? QGIS ये एक ऑफिशियल प्रोजेक्ट है ओपन सोर्स जियोस्पेशियल फाउंडेशन का, OSGeo का। ये एक ऑफिशियल प्रोजेक्ट है, ये लिनक्स पे, यूनिक्स पे, मैक पे, विंडोज पे, एंड्रॉइड पे, सब पे चलता है, और रास्टर, वेक्टर, डेटाबेस सब चीजें ये हैंडल करता है क्योंकि ये फुल फ्लैश ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। क्वांटम जीआईएस बोलते थे, आजकल इसको QGIS बोलते थे। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्री ओपन सोर्स डेस्कटॉप GIS है। इसका अब वेब वर्जन भी आ गया है ये, लेकिन अभी फिलहाल हम देखें कि क्वांटम जीआईएस जो ज्यादा फेमस और चलने वाला है वो आपका डेस्कटॉप वर्जन है। इसमें डेटा का व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। CityGML क्या है? CityGML, अब देखिए आप एक सिटी का मॉडल है आपके पास, अब आप ये मॉडल आपस में आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो जैसे कम्युनिकेशन में होता है ना कि जब मैं आपसे बात करना चाहता हूं तो हमारे कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए। कम्युनिकेशन में जो अलग अलग लेयर्स बनाई है, चाहे ISO OSI लेयर है, नेटवर्क लेयर है, उसका मतलब ये है कि प्रोटोकॉल है हर चीज का। ऐसे जब हम सिटी के मॉडल्स की बात करें, चाहे घर हो, चाहे रोड हो, बिल्डिंग हो, तो उसको वो जो 3D मॉडल्स बनाए उसके आदान प्रदान का या उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होना चाहिए। तो
OGC ने, ओपन जियोस्पेशियल कंसोर्शियम ने, और ISO TC 211 ने, इसको मैं इसको बताता हूँ, ये बाद में आने वाला है। CityJeval पहले समझ सकते हैं कि एक ओपन डेटा मॉडल है, XML बेस्ड फॉर्मेट है, ताकि आप स्टोर कर सकें और एक्सचेंज कर सकें किसको, 3D मॉडल्स को, 3D सिटी मॉडल्स को। इसको इम्प्लीमेंट किया गया था JML एप्लीकेशन स्कीमा, किसके लिए, JML 3 के लिए, JML 3 के लिए। तो अब ये एक इन दोनों का स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्पेशल डेटा एक्सचेंज करने के लिए। ईस्टिंग और नॉर्थिंग क्या होती है? ईस्टिंग और नॉर्थिंग ये ज्योग्राफिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट के। ईस्टिंग का मतलब आप एक्स कोऑर्डिनेट में मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस, नॉर्थिंग का मतलब नॉर्थवर्ड में कर रहे हैं, जैसे यूटीएम में होता है। ऐसी फॉल्स ईस्टिंग और नॉर्थिंग होती है। ये हम किस लिए लेते हैं, ताकि जो प्रोजेक्शन है उसकी वैल्यू थोड़ी पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना जाए। इसलिए फॉल्स आपने देखा होगा 50,000 से शुरू होता है, जो आपका यूटीएम का इनिशियल है, जीरो जो है 50,000 से शुरू होता है, ताकि कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आए। एटमॉस्फेरिक लेयर कौन कौन सी है, अलग अलग एटमॉस्फेरिक लेयर, उसको ऐसे याद करिए, TSMT। इसमें ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। डीएम के कौन कौन से फाइल फॉर्मेट्स हैं, जैसे अगर DTED की बात करें, डिजिटल टेरेन एलिवेशन डेटा, DT0, DT1 और DT2। ऐसे अगर आप USGS के SDTS को करें, DDF है USGS का SDTS। ऐसे USGS का DM करें, .dm जो है, SRTM का .HDT में आता है, और मोस्टली आपको GeoTIFF या IMG, जैसे IMG है आपका एक एडाज इमेजिन है हेक्सागन का, उसका ये फॉर्मेट है। तो ये अलग अलग फॉर्मेट आपको मिलेंगे। ऐसे ही अगर इंडिया की बात करें तो सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो .dgn में देता है। .dgn जो है ये माइक्रो स्टेशन जो उनका सॉफ्टवेयर है, उसका प्रोप्राइटरी फॉर्मेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की भी बात करते हैं जाते जाते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि सारी जो GIS है, सारी जो रिमोट सेंसिंग है, सारी इमेजिंग जो हो रही है, वो सब इसी पे आधारित है। आप देखें कि ये गामा रे, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, लेकिन इसकी वेवलेंथ जो है अगर देखें तो सबसे कम है। ये आपके न्यूक्लियस तक को भेज सकती है, इसलिए आपके अगर न्यूक्लियस को आपके अंदर वो भेज जाएगी तो आपके लिए हानिकारक है। इसलिए जब एक्सरे चलता है तो आप क्या करते हैं, एक्सरे जब चलता है तो जो एक्सरे का मशीनिस्ट होता है वो पीछे छुप जाता है। ओके, अब अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो है। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ये पूरे अर्थ को भी क्रॉस करके निकल जाएगी, इसकी वेवलेंथ इतनी होती है, मतलब हाईएस्ट बता रहा हूँ। इसीलिए आप इसको रेडियो वेव्स को सुन सकते हैं, जब रेडियो चैनल लगाते हैं तो सुन सकते हैं। अब इंफ्रारेड, ये विजिबल जो है हमारे लिए बड़ा काम का है, विजिबल, और ये इंफ्रारेड की कई आगे तक, जैसे आपका ये विजिबल है, जस्ट इसके बाद आपका NIR होता है, फिर उसके बाद आपका SWIR होता है, फिर आपका MWIR होता है, फिर आपका LWIR होता है। तो जो 0.5 से लेकर 0.4 से लेकर 0.7 माइक्रोमीटर, या फिर 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक आपका विजिबल होता है। फिर 0.7 से लेकर या 0.8 से, मान लीजिए 0.75 तक जाता है। 0.8 से करीबन 1.1 तक आपका ये NIR होता है। फिर 0.9 से लेकर 2.5 तक आपका ये NIR हो गया, और ये जो 0.9 से 2.5 तक है ये आपका SWIR हो गया। फिर 3 से 5 ये आपका MWIR हो गया। फिर आपका 5 के बाद नहीं होता है, 8 से शुरू होता है। 8 से लेकर 14 तक आपका लॉन्ग वेव इंफ्रारेड। ये बीच में जो है ना विंडोज, एक एटमॉस्फेरिक विंडोज के लिए इतनी है जो चीज रोकती है, इसलिए 5 से 8 तक आपको कुछ मिलता नहीं है। वाटर वेपर, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये कुछ और क्वेश्चन देखे हमने कंप्यूटर साइंस का एक टच देके GIS और ज्योग्राफी के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।